भारतीय बाजारों में एफपीआईज की तरफ से सेलिंग आती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके जो इंपैक्ट होंगे वो बहुत बड़े हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने एफआईआईज नहीं बोला है, एफपीआईज बोला है। एफपीआईज वो चीजें हैं जिसका असर न सिर्फ चूंकि स्टॉक मार्केट पर ही नहीं, अगर आप बाजारों में 1 रुपए का कारोबार नहीं करते हैं तो भी आपको एफपीआईज के नाते बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एफपीआईज जो हैं उनका असर पूरे के पूरे इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलता है। एफपीआईज वो लोग हैं जो भारतीय बाजारों में पैसा लेकर के आते हैं और इनके जो निवेश हैं उससे इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, उससे जॉब क्रिएशन होती है, उससे आपका सैलरी हाइक होती है। तो हर वो चीज जो यहां पर आपको देखने को मिलेगी जो कि आपके जीवन से जुड़ी होती है, और इसलिए एफपीआईज को सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को समझना जरूरी है। अगर आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा तो जनरली आप एफआईआईज के नंबर देखते हैं, एफआईआईज की सेलिंग की बात करी जाती है, लेकिन हम आज बात करेंगे एफपीआईज की और उसके पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि एफपीआईज की जो सेलिंग है वो इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। मैंने ये भी आपको बताया कि एफआईआईज तो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। देखिए, मूल डिफरेंस ये है कि जो एफआईआईज हैं वो कहां आते हैं, वो सीधे के सीधे शेयर बाजार में आपका पैसा लेके आते हैं, यानी वो शेयर खरीदते हैं। लेकिन जो एफपीआईज हैं ये पूरे के पूरे जो निवेश है ये पूरे के पूरे अलग अलग जगहों पे होगा, यानी इसमें से कुछ पैसा शेयर में हो सकता है, लेकिन बहुत सारा पैसा जो होगा नए स्टार्टअप्स में हो सकता है, बहुत सारा फंडिंग अलग अलग छोटी कंपनियों को हो सकता है, एसएमईज को हो सकती है। और इसका असर इसीलिए होता है क्योंकि इससे क्या क्रिएट होगा, इससे जॉब क्रिएट होगा, इससे सैलरीज आपकी बढ़ेंगी, क्योंकि अगर एफपीआईज फंडिंग आ रही है तभी आपको जॉब बनेगी, तभी आपको चीजें बनेंगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जरा सा हिस्ट्री में जाके देखें कि क्या पहले एफआईआईज सेलिंग अगर आप देखोगे तो एफआईआईज सेलिंग, मैंने ये डेटा आपके सामने रख दिया है। एफआईआईज की सेलिंग तो लगातार चल ही रही है, इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है, किसी दिन हम भी चर्चा करेंगे, इसका अलग अलग मुद्दा रहेगा। बेसिकली ये वीडियो 3 वीडियो के पार्ट्स में है, जहां पर आज हम एफपीआईज की फुल बात करेंगे, चूंकि वो बहुत आपको बहुत बड़ा अप्रोच देगा। फिर एफआईआईज की बात करेंगे और फिर म्यूचुअल फंड की बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो 3 अलग अलग सेपरेट वीडियोस आएंगे इस मुद्दे पर। खैर, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो लगातार एफआईआईज की सेलिंग तो चल ही रही है, लेकिन एफपीआईज की सेलिंग, जैसे कहा मैंने, हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखने को मिला है। हम यहाँ पे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूं मैं, थोड़ा सा। ये एनएससी की वेबसाइट है, बेसिकली एनएसडीएल की वेबसाइट है, तो सरकारी वेबसाइट है, डेटा में कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं आएगा। साथ में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं, तो ये 1992 से है, यानी जब से हमारे पास लिबरलाइजेशन हुआ, जब से डेटा अवेलेबल है, तब से लेकर के वर्ष 2026 यानी अभी तक का 10 अप्रैल तक का डेटा अपने सामने उपलब्ध है। यहाँ आपको ये वर्ष दिखाई पड़ रहा है, और इस साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल नंबर दिखाई पड़ता है, यानी साल दर साल का। ये इंपॉर्टेंट नंबर है जो हर फाइनेंशियल ईयर का नंबर है, और ये जो है कंबाइंड उसको जोड़ करके दिखाया गया है। खैर, अब अगर हम इसी नंबर को देखने की कोशिश करें तो अगर आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा है, तो इसमें सेलिंग कहां दिख रही है? अगर आप देखोगे तो एक भी साल में सेलिंग आपको देखने को नहीं मिली। इसीलिए ऐतिहासिक चीज हो रही है जो अब होने लग रही है। पहली बार जो आपको सेलिंग देखने को मिली है वो देखने को मिली है 2008 में। यहां पर 2008 में आपने पहली बार जो है सेलिंग देखी थी, और वो सेलिंग अब जो है यहां पर 2008 के बाद अब नए सिरे से सेलिंग आ रही है। खैर, 2008 में मंदी थी, ये 2008 ही है, ये आप देख लीजिए, 2008 का समय है और एक मंदी का समय था। लेकिन वहां से उसके बाद फिर कब हुआ? उसके बाद 2015 में सेलिंग आई है। 2015 का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो 2015 ये है 2015, और अगर हम इसी को चेक करेंगे तो 2015 में फिर हमको थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली थी। यानी अगर ये बात कही जाए कि 1992 से लेकर के 2015 तक आपने सेलिंग नहीं देखी है। अब इन पूरे पीरियड में क्या हुआ था उसका महत्व तभी समझ में आएगा कि अब जो सेलिंग हो रही है उसका असर क्या होगा। तो देखिए, 2 बातें हुई। इवन इस बीच में आपका 2002 का .com बबल आया, हम झेल गए। इवन इस बीच में 2008 की आर्थिक मंदी आई, हम झेल गए। इसी बीच में आपने क्या देखा? तो बड़े क्रैशेज आप झेल गए, बाजारों के क्रैशेज झेल गए। इसी बीच में भारत की जो जॉब प्रोफाइल्स हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ी, उसमें हायर ग्रोथ देखने को मिली। अभी मैं आपको जॉब का डेटा दिखाऊंगा, वो आपको समझ में आएगा। यानी 2000 से लेकर इवन 1990-92 से लेकर के 2000 तक
दुनिया भर में जो भले क्रैश आया हो, प्रॉब्लम रही हो, हमारे यहाँ नहीं हुई। और हमारे यहाँ कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जॉब्स बढ़ रही थी, क्योंकि लिबरलाइजेशन हुआ, लोग आ रहे थे, प्राइवेट लोग आ रहे थे। 2000 के बाद जो पूरा का पूरा जो आईटी का बूम है वो किसके कंधे पर हुआ था? वो बैंकों की फंडिंग से नहीं हुआ था, वो एफपीआईज की फंडिंग से हुआ था। 2001 के बाद जो पूरा आईटी बूम आया, 2014-15 तक भारत में आईटी बढ़ा, आपका रियल एस्टेट बढ़ा, बहुत सारी चीजों में भयंकर रूप से आपने तेजी देखी। यानी वो इकोनॉमी जो एक लोअर इकोनॉमी के रूप में दुनिया में कंसीडर होती थी, वो दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बदली। और इस अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने के पीछे जिसका सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि जिस फॉरेन आदमी का सबसे बड़ा असर रहा, वो एफपीआईज के रूप में भारत में आ रहे थे। और इसीलिए मैं इसको इस तरह नहीं देख रहा हूं कि ये सिर्फ शेयर बाजार में, क्योंकि इनका फंड अलग अलग जगहों पर आ रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, 2015 के बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को मिली, लेकिन यहां पे हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम 1-2 साल की बात करें। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो 2018-2019 के बाद इवन अगर आप ये पॉइंट देखोगे तो यहां पे आपको 2 बार लगातार सेलिंग देखने को मिली है। ये एफपीआई सेलिंग है जो कि 2018 में और 19 में देखने को मिली। 2018-19 में प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी, भारत में भी प्रॉब्लम बढ़ी है, नोटबंदी हुई थी और उसके बाद बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो रहे थे। एफपीआई के जो लॉसेज हैं वो बढ़ना शुरू हुए और जाहिर सी बात है फिर उन्होंने उन स्टार्टअप्स में पैसा निकाला। और इवन शायद उम्मीद रही होगी कि दुनिया में कुछ क्रैश वैश आ सकता है और इसलिए उन्होंने पैसा बाहर भी वो लेकर के गए। लेकिन उसके बाद चीजें थोड़ी सी, अब यहां पे अगर आप देखोगे करंट अवस्था में तो 2023 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2023 तक भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए सरकार बार बार इवन लोकसभा में और बाकी जगहों पर भी वो ये बात कहते रहे हैं कि एफआईआई जा रहे हैं भारत से, लेकिन भारत से एफपीआईज नहीं जा रहे हैं। बार बार सरकार इस बात को कह रही थी कि एफआईआईज का पैसा निकल रहा है, लेकिन वो घूम करके, यानी शेयर बाजार से निकल रहा है, लेकिन स्टॉक से निकल रहा है, लेकिन वो घूम करके स्टार्टअप्स में लग रहा है, नई चीजों में लग रहा है, नई फंडिंग के रूप में वो भारत में एसएमई कंपनीज में, इस टाइप की कंपनीज में जो कि बहुत छोटी होती हैं, वहां पे वो लग रहा है। और इसलिए हमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यद्यपि इस बीच में जैसे मैंने दिखाया 2008 और 2014 के पहले वो सेलिंग हो ही नहीं रही थी, तो मार्केट ने भी बहुत बूम किया और पूरे के पूरे इकोनॉमी में एक बड़ा बूम आपने देखा। लेकिन 2018 के बाद अगर आप नंबर को चेक करोगे तो 2018 के बाद 18, 19 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर उसके बाद 22 का समय है, फिर 23 में एक बड़ी बाइंग आई, लेकिन फिर 25 में सेलिंग आई और अब 26 की स्टार्टिंग में भी सेलिंग आपको हैवी देखने को मिल रही है। मुद्दा सिर्फ यही नहीं है कि ये हैवी सेलिंग आपको यहां देखने को मिल रही है। अब अगर आप इसको थोड़ा और देखिए, बाइफरकेट करिए, तो ये बाइफरकेट में क्या दिख रहा है भाई, ये दिखा देता हूं आपको। तो यहां पे देखिए इक्विटी में पैसा, डेब्ट में पैसा, हाइब्रिड में पैसा, कहां पे कितना पैसा अलग अलग उसका हिसाब से गया है वो भी आपके सामने है। तो अब अगर हम इसको और नीचे जाएं तो देखिए डेब्ट का मतलब ये हुआ कि जब वो सरकारी बॉन्ड्स में से पैसा निकल रहा है, इक्विटी से निकला है, एफपीआईज का पैसा इक्विटी से भी निकला है, 25 में, 24 में भी एफपीआईज का पैसा वहां से निकला है। लेकिन फिर भी नेट इनफ्लो जो है, चूंकि बाकी जगहों पर नेट इनफ्लो बना हुआ था तो उतना प्रॉब्लम नहीं खड़ा हो रहा था और इकोनॉमी में पैसे आ रहे थे। इवन आप 2024 में देखो, 2023 देखो, सब समय में बाजारों में पैसा आया है, यानी मार्केट ने पैसा यहां पर आया है। बाजारों में पैसा आने का मतलब है पूरे के पूरे इकोनॉमी में पैसा आया है, जिसके नाते कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है। भले ही रुपया आपका कमजोर हो रहा है और भले ही बाकी चीजें हो रही है, लेकिन एफपीआईज भारत में पैसा डाल रहे थे, एफआईआईज के रूप में नहीं, एफपीआईज के रूप में। लेकिन 25 से चीजें बदली हैं। थोड़ा सा इसको और समझिए तो अब अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे आपको साफ दिख रहा होगा कि यहां पे जो डेटा है इसमें इक्विटी में भी सेलिंग आई है और अभी 26 तो शुरू ही हुआ है, फाइनेंशियल ईयर की बात करिए, अभी कुल मिला के 10 दिन है, इतनी बड़ी सेलिंग आपने ऑलरेडी जो है यहाँ पर। और ये सारे नंबर जो हैं ये आपके रुपीज में हैं, लाख करोड़ वाले नंबर हैं। एक बड़ा नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, 26 का शुरुआत ही हुआ है, अभी अप्रैल ही है, फाइनेंशियल ईयर की बात है, कुल जमा 10 दिन गुजरे हैं। इक्विटी में भी सेलिंग हुई है, डेप्ट में सेलिंग हुई है, हाइब्रिड्स में सेलिंग हुई है, सभी जगहों पर सेलिंग आपको दिख रही है। ये बड़ी चीज है। 25 में भी ये सेम चीज आपको देखने को मिली थी। अब जैसे मैंने कहा कि अगर हम इसी चीज को, जैसे इक्विटी, अगर आप एफआईआईज को बोलोगे तो एफआईआईज वाला पॉइंट हमेशा से है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एफआईआई 26 में बेच रहे हैं, 25 में बेचे, 24, 23 हरदम वो बेच रहे हैं, वो लगातार 14, 18 सब समय बेच रहे थे, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही थी, जॉब की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी।
वो प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स की अब संभावनाएं बन रही हैं। और इसीलिए कई बड़े लोग जो बाजारों को और बेहतर समझते हैं, उनकी भी बातें अभी यहाँ पे उठने लगी हैं। अगर आप कल की बात करिए तो नितिन कामत ने इसको ट्वीट किया था और उन्होंने भी कहा है कि वी नीड बैक एफआईआईज। उन्होंने एक बार भी नहीं लिखा है वी नीड बैक एफआईआईज। शॉक एब्जॉर्बर हम बन सकते हैं, लेकिन कब बनेंगे? हम अपना पैसा डाल रहे हैं, हम का मतलब हम डीआईआई को पैसा देते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, स्टॉक में पैसा डालते हैं। काउंटर किसको कर रहे हैं? एफआईआईज को। एफआईआई सेल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एफआईआईज को हम काउंटर नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि जब एफआईआईज पैसा निकालेगा, आपने ये समझा होगा कि जब एफआईआईज का पैसा आता है तो न सिर्फ ग्लोबलाइजेशन आता है, बल्कि पूरा का पूरा इकोनॉमी बूम करता है, जॉब क्रिएशन होती है, सैलरी हाइज होती है, सब कुछ होता है। अब अगर एक सेकंड के लिए मैं आपको ये भी दिखाता हूं डेटा, तो भारत में ये डेटा आपके सामने है और भारत में अगर आप देखेंगे तो जो सैलरी हाइक्स या जॉब्स की बात है, तो देखिए क्या हुआ था 2009 से लेकर अगर आप देखो तो जॉब ठीक ढंग से बढ़ रही थी। इवन 2009 से तो काफी अच्छी बढ़ रही थी। खैर इतना डिटेल में अगर आप नहीं जाइए, सिर्फ आप इतना पार्ट को भी देखेंगे ना, जहां पर ये आपको साफ दिख रहा होगा कि जो 2010 से 2020 का अगर आप सीएजीआर देखेंगे, तकरीबन 8 से लेके 16% का है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर है, जिसमें आईटी सॉफ्टवेयर में करीब 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। और हर साल यानी जॉब जो होती थी हर 5 से 6 साल में डबल हो जा रही थी जॉब्स। ये एनालिसिस किसका है? तो ये नौकरी.com का एनालिसिस है, मार्सलेस का एनालिसिस है, यानी कई सारी संस्थाओं का ये एनालिसिस है जो आपके सामने है। 2010 से 2020 के पीरियड में, उससे पहले के पीरियड की अगर आप बात करिएगा, आपको आईटी का बूम पता आ गया। भारत में जितना भी लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय सारे के सारे नौकरी पा रहे थे, बड़ी तबका उसमें नौकरी पा रहा था, कहीं ना कहीं चीजें हो जा रही थी। तो 2010 के पहले तो बूम था ही जॉब प्रोफाइल्स में। प्राइवेट में जिन्होंने भी जॉब खोजी सबको जॉब मिल रही थी, ऐसी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं थी तब। आज भी और तब भी लोग सरकारी जॉब ज्यादा चाहते थे और इसलिए सरकारी जॉब के चक्कर में कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह जा रहे थे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वो था कि जॉब अगर आप ट्राई करोगे तो प्राइवेट में मिल जाती थी। और मैं उस काउंटर पर जा भी नहीं रहा हूं कि किसको जॉब मिली किसको नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग को हाँ हो सकता है लो पेड सैलरी मिलती, बट मिल रही थी। अब अगर आप यहां पे करेंगे 2010 से 2020 तो आपका सीएजीआर करीब 8 से लेके 16% की रेट में बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर में 16% का ईयर ऑन ईयर आपको जंप दिख रहा था आईटी में, और 4 से 6 साल में आपके जॉब्स जो है डबल हो रहे थे, यानी कि जॉब्स क्रिएट हो रहे थे। लेकिन 2020 के बाद यानी कोविड के बाद की स्थिति जो है वो खराब हो रही है। यहां पर 2020 के बाद 3% या उससे कम का एनुअल ग्रोथ है। 3% का ग्रोथ, जो ग्रोथ आपका, मैं उसको 10 से 16 की रेंज को अगर हम 12-14 भी पकड़ लें, अगर 12% से भी जॉब ग्रोथ हो रही थी, आज वो 3% पे जॉब ग्रोथ है। भारत में तकरीबन इंजीनियरिंग, सिर्फ जो आईटी डिपार्टमेंट की बात करिए तो भारत में करीब 2.5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं हर साल, और वो खप जाया करते थे। उनमें से एक बड़ा तबका जो है वो आईटी में खप जाता था, जो 16% जॉब ग्रोथ क्रिएट कर रहा था। प्रॉब्लम ये हुई है कि अब इसको डैमेज हो रहा है। ये डैमेज हो क्यों रहा है? ये डैमेज इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग यहां से निकल रहे हैं, जैसे मैंने कहा एफपीआई निकल रहे हैं, लेकिन एफपीआई इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि उनको भारत की प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम इस बात से है कि भारत का जो ग्रोथ है उसको वो स्लो होता हुआ देख सकते हैं। अब हुआ क्या है, अगर थोड़ा इस नंबर को आप समझिए जरा पहले फिर से, तो 2020 से लेकर के अगर आप देखें तो 3% की ग्रोथ आई। 2024-25 में आप करीब 2-2.5% की ग्रोथ पे चले गए। 2026 की अभी नंबर बात करना बेकार है क्योंकि 3 महीना गुजरे हैं, तो इसका कुछ मतलब है नहीं। यानी कहने का मतलब है कि आप स्लो देख रहे हैं। 2020 के बाद अगर 11% एनुअल ग्रोथ जो जॉब प्रोफाइल्स में हो रही थी, वहीं पर अगर आप देखिए तो अब वो 3% एनुअल पे जा चुकी हैं। 1% माइनस के नंबर भी आपके सामने आने लगे हैं। सैलरी हाइक्स नहीं हो रही हैं। अगर आप सैलरी हाइक की बात करिए, सैलरी हाइक्स भी जो है काफी कम हो रहा है और वर्क फोर्स में कमी हो रही है। खैर इसको हम थोड़ा सा अगर और समझने की कोशिश करें, देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि एफपीआई इसलिए नहीं बेच रहा है क्योंकि उसको बाजार खराब लग रहा है, क्योंकि उसका बाजार से कोई सीधा संबंध ही नहीं है। उसको मार्केट के गिरावट से संबंध नहीं है। 2008 बाजार कर रहा है, फिर भी वो पैसे डाल रहा था। 2007-8 सब में डाले पैसे, 8 में थोड़ा सा निकाला, फिर उसके बाद डालने लगा। उसको बाजार से कोई संबंध नहीं है, उसको संबंध है आपकी इकोनॉमी से, कि आपकी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होगा। जरा समझने वाली बात है कि अब क्या हुआ है 2023-24 के बाद ये स्थिति क्यों दिख रही है, और 2023-24 के बाद जो यहां का नंबर है वो इतना क्यों बदल रहा है। वो नंबर इसलिए बदल रहा है क्योंकि अब बड़े प्लेयर जो हैं वो शायद यहां से एग्जिट करके जाना चाहते हैं। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे क्या कारण है, अगर आप इसको समझिएगा तो अल्टीमेटली आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई हुआ ये है
कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 2024-25 में, तो 2024-25 के बाद हुआ ये है, 2023 के बाद, 2023 के बाद जो सबसे बड़ी चीज आई है वो आई है एआई। अब एआई में भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2014 के बाद जो आप एफआईआईज की सेलिंग देख रहे हैं, उसका लॉजिक हो सकता है कि वो एलटीसीजी के नाते हुआ, वो बाकी चीजों के नाते हुआ, एफआईआईज बेच रहा है। 2014 से लेकर के अगर आप बात करोगे, लगातार एफआईआईज ने सेलिंग करी है। मैंने अभी आपके सामने डेटा रखा था, मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूं। तो ये जो डेटा है, इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो है, जो आपका एफआईआईज का कैश का डेटा है, इसमें आप कह सकते हो कि यार एलटीसीजी बढ़ गया या हमारा एसटीसीजी बढ़ गया, और उसके नाते जो है ये सेलिंग हो रही थी। लेकिन तब भी जब आप बढ़ा रहे थे तब भी एफपीआईज नहीं जा रहा था। लेकिन अब वो क्यों जा रहा है? वो जा रहा है, इसके नाते क्या हो रहा है, आपकी जॉब्स सिकुड़ रही है। या ये भी कह सकते हैं कि चूंकि जॉब्स आपके यहां नहीं बढ़ रही है, चूंकि आपके यहां ग्रोथ कम हो रही है, तो उसके नाते भी वो निकल सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वो आएगा तो जॉब आएगी, अगर वो जाएगा तो जॉब जाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जॉब जाएगी तो भी वो चला जाएगा, यानी उसको ग्रोथ कम लग रही है। ग्रोथ कम क्यों लग रही है? जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट में नया प्राणी आ चुका है, वो है एआई। अब जैसे इन्होंने ये जो ट्वीट किया था, अगर आप इसको दोबारा से एक बार मैं आपको दिखाऊं, तो इसमें इन्होंने कहा है कि एलटीसीजी का असर आया, एसटीसीजी का असर आया, ये सब कुछ आया, लेकिन हमारे यहाँ कोई रियल प्लेयर नहीं है। किसका रियल प्लेयर नहीं है? हमारे यहाँ कोई रियल एआई प्ले नहीं है। हमने एआई में निवेश नहीं किया, एआई का प्रॉब्लम है। जब अब समझने वाली बात है, मैं क्यों आईटी के ऊपर फोकस कर रहा था। 2.5 लाख इंजीनियर्स हर साल आपके देश में निकलते हैं। जॉब प्रोफाइल घट जाएगी, जॉब्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? कम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो जाएगा, वो रहेंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ कि रेट बढ़ना, मतलब आप बोलो कि नहीं भाई अब जो है ये बढ़ना बंद हो जाएगा, वो 1% से जॉब आपकी बढ़ेगी। आज की डेट में करीब करीब $300 बिलियन का टर्म है। ये $300 बिलियन का भारत में आईटी डिपार्टमेंट से पैसा आता है, यानी आईटी से, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से पैसा आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम हो, ज्यादा कम हो जाए, आधा, ऐसा कुछ नहीं हो जाए। अगर ये सिर्फ और सिर्फ 100 बिलियन से भी कम हो जाए, तो भारत की जो जीडीपी है उसके ऊपर 2 से लेके 3% तक का इंपैक्ट आ सकता है। क्यों आ सकता है? और ये कम क्यों हो सकता है? क्योंकि भारत आज की डेट में 30% दुनिया का आउटसोर्सिंग करता है। ऑलरेडी आप दुनिया का 30% आउटसोर्स करते हैं। अब अगर आप 30% आउटसोर्स कर रहे हैं, और ऐसी केस में जबकि आपके आउटसोर्सिंग का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, क्योंकि अब यहां से तो और आउटसोर्स नहीं होगा, कॉल सेंटर की जरूरत नहीं है, एआई आ रहा है, और उसके नाते क्या हो रहा है कि हमें वो कॉल सेंटर वाले लोगों की जरूरत नहीं रह गई है। अब अगर एआई आ रहा है और हमें कॉल सेंटर वालों की जरूरत नहीं रह गई, हमारे यहाँ आज भी 2.5 लाख लोग इंजीनियर तो बन ही रहे हैं, और सिर्फ इन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम आएगा। इनमें से अगर कुछ लोगों को भी, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अगर 2.5 लाख में से अगर 1.5 लाख को ही जॉब मिल रही है, बाकियों को जॉब नहीं मिल रही, तब क्या होगा? अगर कहीं इसमें से आधों से भी ज्यादा को जॉब नहीं मिल रही होगी, तब क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारत में कंजम्पशन क्रिएट करते हैं। आईटी के बूम ने क्या किया था? आईटी के बूम ने भारत में कंजम्पशन क्रिएट किया था। आप 2000 के समय में अगर आप जाके देखोगे, तो 2000 के बाद से भारत में रियल एस्टेट बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों को नौकरी मिली, हायर सैलरीज मिली, आईटी में पैसा आया, बेंगलोर बन गया, गुड़गांव बन गया, दिल्ली के बगल नोएडा बन गया। ये सारा का सारा आईटी के पैसे से बना हुआ है। रियल एस्टेट बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा। एक आईटी के वाले के घर में 2 काम करने वाले हैं, उसने गाड़ी भी खरीदी, उसने कार खरीदी, उसने बाइक खरीदी, उसने हॉलीडेज किए, उसने दुनिया भर के खर्च किए। लेकिन उस पूरे खर्च से हुआ क्या? उसने इकोनॉमी को पैसा दिया। वो पैसा आया कहां से था? वो बाहर से आया था, आउटसोर्स होके आया था, और उसी उम्मीद में कि भारत में एक बड़ी ग्रोथ आएगी, दुनिया भर से कमाई करके भारत में लोग आएंगे और भारत में निवेश बना। और उसी के नाते चूंकि भारत में ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही थी, तो एफपीआईज भी वापस भारत में पैसा डाल रहे थे, और वो कभी भी भारत से पैसा लेके नहीं जा रहे थे। एफपीआईज कभी नहीं जा रहे थे। लेकिन अब एआई प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। ना तो हमारे पास रियल एआई प्ले है, और अगर जॉब्स नहीं हुई, इतनी ज्यादा सैलरीज नहीं बढ़ेंगी। अब सैलरीज नहीं बढ़ेंगी तो भी दिक्कत है कि आप, महंगाई तो बढ़ेगा ना। अब महंगाई बढ़ेगा और सैलरी नहीं बढ़ेगा, तब आप कैसे निपटेंगे उससे? जॉब ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे निपटेंगे उससे? अच्छा चलो, जॉब भी है, थोड़ी सी मिल रही है, सैलरीज हाइक नहीं हो रही है,
आपने खरीदा हुआ है, आपके एक्सपेंस तो बढ़ रहे हैं, तो फिर जो पुरानी जॉब जो लोग हैं, हो सकता है आप घर में एक हाउस हेल्प को कम कर दो, हो सकता है आप जो 5-6 साल में गाड़ी बदल रहे थे अगले 10 साल बाद गाड़ी बदलो, ये भी संभव है कि हर 2 साल में जो आप फोन खरीद रहे हो ना खरीदो, ये भी संभव है कि जो जिम की मेंबरशिप आपने ली है वो बंद कर दो। कितने जिम बंद होंगे, कितने ट्यूशन फीस बंद हो जाए, कितने अलग अलग चीजों के ऊपर असर आएगा। यानी जो भी आप खरीदते हो, कंजम्पशन क्रिएट करते हो, वो एक बिजनेस है, और जो भी बिजनेस आप कर रहे हो या जो भी बिजनेस को आप पैसे देते हो, उसके नाते जॉब क्रिएट होती है और नई बिजनेस साइकिल खड़ी होती है। अब अगर उसमें कमी होने का अंदेशा है तो फिर एआई हो या फिर जो भी हो, उसको देख करके नंबर तो यही होगा कि आपका एफपीआई वाले आपके देश से जाएंगे। तो ये जो फर्क है, ये जो हो रहा है, ये आपको भयभीत तो करता है, क्योंकि पिछले अगर, और यहां पर एक दिन की बात नहीं है, अगर आप 2018 से देखो, ये लगातार अब जो है धीरे धीरे करके इसमें कंटिन्यूएशन आने लग रही है, सेलिंग हो रही है। आप बार बार 2017, 18, फिर 23, 24, फिर 25 में आपने सेलिंग करी, 26 ऑलरेडी आप सेल पे हो, डेप्ट फंड तक में सेलिंग हो रही है। डेप्ट फंड का मतलब हुआ कि जब आप सरकारी बॉन्ड से पैसा निकालते हो। सरकारी बॉन्ड से आप पैसा कब निकालते हो, किसी दिन मैं डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन जब बॉन्ड से पैसा निकलता है मतलब रेट हाइक होने वाले हैं, यानी ब्याज दरों में वृद्धि होने वाली है। अब अगर ब्याज दरों में वृद्धि होने वाली है तो मार्केट की लिक्विडिटी और वैसे ही कमजोर हो जाएगी, तो वैसे ही स्टार्टअप्स को पैसा चाहिए, नई कंपनियों को पैसा चाहिए। जो भी कंपनी आप बना के बैठे हो, कोई आप काम करते हो तो आपको फंडिंग चाहिए। अब आपकी फंड वैसे ही महंगी होगी। क्यों महंगी होगी? क्योंकि रेट हाइक होने वाला है। म्यूचुअल फंड का डेटा दिखाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, आज तो नहीं लेकिन किसी और दिन, कि एकदम क्लियर है कि जो है रेट हाइक होने वाला है। आने वाले 6 महीने के अंदर रेट हाइक साइकिल शुरू हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर और क्रंच आएगा, कैश का क्रंच आएगा, लिक्विडिटी का क्रंच आएगा, नई फंडिंग का क्रंच आएगा। तो बहुत सारे स्टार्टअप जो फंड उठा उठा के चल रहे हैं लेकिन घाटे में है, वो शटडाउन की तरफ बढ़ेंगे, मजबूर होंगे, जॉब जाएगी वहां पर भी, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि कल बाजार घट जाएगा। ये जो मैंने सारी बातें रखी हैं, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपकी इकोनॉमी के ऊपर असर डालती है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि अब आप पढ़ लिख करके फाइनेंशियल प्लानिंग करके मामला काम करिए। ऐसे मत करिए कि आप सोचिए कि बस सब कुछ दुनिया अच्छा अच्छा चलता रहेगा। वो जो आप हिसाब देखते हो कि म्यूचुअल फंड 2090 में डाले होते तो 2020 में इतना बन जाता, उसके पीछे ये भी डाटा है जो आपको कोई नहीं बता रहा है कि अगर तब तो एफपीआई निकल ही नहीं रहे थे, लेकिन 2018 के बाद तो वो भारत से धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, हर दूसरे तीसरे साल वो निकल जा रहे हैं। इसका असर आपके हर चीज पे आएगा, न सिर्फ आपके फंड्स के रिटर्न्स पे आएगा, बल्कि बहुत सारी चीजों पे आएगा। तो ये सारे पहलू, और इसका असर ये नहीं है कि कल ही बाजार घट जाएगी। बाजार की डे टू डे जो मूवमेंट है वो एफआईआईज और डीआईआईज और रिटेलर इन सब के चक्कर में होता है, लेकिन जो एक लंबा अप्रोच है, अब इसका असर ये हो सकता है कि मान लीजिए आज हमारी बाजार 24,000 ट्रेड हो रही है, 24,000 से बाजार बढ़ करके 26,000 गई, तो आप बोलोगे यार बाजार तो बढ़ गई, लेकिन हो सकता है इस समय इसमें 3 साल का समय लग जाए, पॉसिबल है। और उसी पीरियड में हो सकता है कोई, मैं एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूं कि ताइवान की मार्केट जो जहां भी ट्रेड हो रही है, चूंकि वो एआई की चिप बनाने की कंपनी है, अगर पिछले साल 2 साल का आप वहां देखोगे तो वहां 200% का रिटर्न बन गया। बट अगर अभी भी वहां से पता लगा वो बढ़ जाए, मैं सिर्फ संभावना की बात कर रहा हूं, कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में कि पता लगा वो पैसा ताइवान जा रहा हो और ताइवान जो है मार्केट बढ़ जाए, तो ये संभव है कि ताइवान का मार्केट मान लीजिए हम अभी बात करें 15,000 चल रहा हो, तो 15,000 से बढ़ करके ये कहीं 25,000 पहुंच जाए, तो अपेक्षाकृत ये ज्यादा बढ़ेगा 3 साल के पीरियड में, तो पैसा बाहर निकलने लगेगा। आप भारत में एक नैरेटिव सुनने लगेंगे कि अब बाहर विदेश पैसा लेके जाओ, विदेश में पैसा लगा दो, विदेश के म्यूचुअल फंड ले लो, विदेश में पैसा डालो, और वो नैरेटिव शुरू हो चुका है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सबको समझ आ रही है बड़े खाने में कि भारत में उतना बड़ा पैसा अब नहीं बनने वाला है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स निकल रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हो सकता है जो आप पुराना हिस्ट्री देखे ना मिले, हो सकता है आपके घरों में जॉब ना मिले, हो सकता है आपकी सैलरी ना बढ़े, हो सकता है आपको सब कुछ अच्छा लगे कि हाँ ठीक है दुनिया चल तो रही है, चलो ठीक है, पर वो जो ठीक है ना, उसमें एक चिंता आपके मन में आती रहेगी। इसका असर ये नहीं होता है कि आप कल ही गरीब हो जाते हैं या कल ही आप अमीर हो जाते हैं या कल ही बाजार खत्म हो जाती है। इसका असर ये होता है कि आप धीरे धीरे करके गरीब होने लग जाते हैं, या धीरे धीरे करके अपेक्षाकृत, क्योंकि गरीबी सापेक्षिक है, आप अपेक्षाकृत जो है आप कम कमा पाएंगे, या आप कम खर्च कर पाएंगे, या आप कम रिटर्न क्रिएट कर पाएंगे औरों की तुलना में, और यही संभावनाएं बनती दिख रही हैं। हाँ, इसके पहले अगर आरबीआई आ जाए, गवर्नमेंट आए और वो कुछ कर दे, संभाल दे, दुनिया बदल जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सब बेहतर बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी पिक्चर थोड़ी सी खराब
दिख रही है, बट ये डे टू डे मार्केट के ऊपर असर नहीं डालती। इसका असर लंबे समय में होता है और बहुत व्यापक रूप से इसका असर होता है। और इस बात को याद रखिएगा कि 2008 2014 सिर्फ 1994 से लेकर 2014 तक सिर्फ 2 बार सेलिंग हुई थी, और पिछले कुछ समय के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर मल्टीपल सेलिंग है। और उसके नाते भले ही आपको मार्केट का रिटर्न अलग देखिए, बट अब उसका असर जो है इकोनॉमी के ऊपर दिख रहा है, और धीरे धीरे करके उसका असर इकोनॉमी के ऊपर और बढ़ भी सकता है। और पूरा का पूरा जो शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो एफपीआईज की तरफ से है, जो बड़ी बाइंग लेके आते थे, और जिसके नाते बड़ी तेजी आ जाती है पूरे के पूरे इकोनॉमी में। और इसका दबाव जो है रुपए के ऊपर भी आपको देखने को आने वाले वक्त में मिलता ही रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल में कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपको लगे। हो सके तो इस वीडियो को और बहुत सारे लोग तक शेयर कीजिए, क्योंकि एफपीआईज पर इतनी बात कोई जनरली करता नहीं है। तो अगर आपको सब कुछ पसंद आए तो जरूर वो करिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।